नमस्कार साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री में समझेंगे अयस्कों का सांद्रण। ये ससुरा हमने आपको छोटे छोटे शब्दों से परिचय करवाया था। धातु कर्म क्या होते हैं, धातु मल क्या होते हैं, गालक क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, हेलना फैलना ढेलना सब बताए थे आपको। जैसे कोई भी खनिज है उसको अयस्क लेते हैं और फिर उस अयस्क से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं और अयस्क से धातु को प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। और इस धातु कर्म में कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको यह पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए कोई भी खनिज लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे पदार्थ को बोलते हैं खनिज, और उस खनिज में बहुमूल जो पदार्थ होते हैं, ये जो बहुमूल धातु होते हैं उसे अयस्क कहते हैं। और उस अयस्क को हम लोग जब ऊपर लाते हैं तो ऊपर लाने के बाद उससे हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं। तो ये हुआ खनिज, और खनिज के बाद हम लोग अयस्क। अब ससुरा इस अयस्क से हम लोग अगर धातु की प्राप्ति करेंगे तो धातु की प्राप्ति करने के लिए पूरा पापड़ बेलना पड़ता है। यहाँ एक प्रोसेस, इसके बीच से एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं धातु कर्म, इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। और इस धातु कर्म को 3 स्टेप से जाना होता है। पहले अयस्क का सांद्रण, इसके बाद इसको ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद फिर इसी में अपचयन करेंगे। अपचयन मतलब इस ऑक्साइड को यानी कि ऑक्सीजन को हटाएंगे, उसको बोलते हैं अपचयन। इसके बाद अपचयन के बाद हम लोग शोधन करेंगे। क्या वो करेंगे हम लोग? शोधन, यानी कि 3 प्रोसेस होगा। और इसमें भी सांद्रण में भी कई विधि होता है। सांद्रण मतलब क्या होता है कि जो अयस्क है ना, अयस्क में जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उसको साफ करते हैं। किस विधि द्वारा? सांद्रण विधि द्वारा। उसमें भी 4-5 विधि आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें भर्गन और निस्तापन को समझेंगे और शोधन में विद्युत अपघटन को समझेंगे। तो ये है हमारा धातु कर्म। चलिए हम लोग पहले एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको हमने पिछला वीडियो में बताए हैं सक्रियता श्रेणी, बताए हैं कि नहीं? तो सक्रियता श्रेणी में हमने बताया था कि ये जो है जैसे सोडियम और पोटासियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये ससुरा जल्दी किसी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको खुले वायु में नहीं रखा जाता है, इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। हमने सबके बारे में चर्चा किया है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछला वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उस सक्रियता श्रेणी में हमने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 3 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, और एक मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और एक था निम्न अभिक्रियाशील धातु। जो बहुत कम अभिक्रिया करता है उसको निम्न अभिक्रियाशील धातु, और मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो उतना कम भी नहीं उतना ज्यादा भी नहीं अभिक्रिया करता उसे मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और अधिक अभिक्रियाशील धातु मतलब किसी के साथ अगर हम रख देंगे तो ससुरा उसको लूट के ले आएगा, तो उसको बोलते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया था। और याद कीजिए यह भी चर्चा किया था कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। हमने आपको बताया था मित्रों। अब इस सब के बारे में हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखिए हम लोग इस आधार पर बांटेंगे धातु को कि धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर। तो हमने बताया था ना, अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के धातु होते हैं? 3 प्रकार के। कम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और अधिक अभिक्रियाशील धातु। हमने 3 आधार पर बांटा था। और ये जो 3 आधार पर जितने भी धातु है ना, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी कि उससे धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो उसी से संबंधित हम लोग आज डायग्राम को बनाएंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकता है। अभिक्रियाशील धातु के आधार पर चरण लिखें, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण के चरण लिखें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अयस्क। अब इस अयस्क का हम लोग क्या करेंगे? सांद्रण। अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण। अयस्क लिए जो अयस्क हमें प्राप्त होगा उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण मतलब होता है कि मतलब बाहरी चीज को साफ करना, कंकड़ पत्थर बालू को साफ कर देना, उसको अयस्क का सांद्रण कहते हैं। वो प्योर साफ नहीं हुआ है, ठीक है? अब ध्यान से समझो, अयस्क का सांद्रण करेंगे तो धातु हमारे पास कितने प्रकार के हैं मित्रों? 3 प्रकार के। पहला है अधिक अभिक्रियाशील धातु, दूसरा है ससुरे मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और जो तीसरा है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसका क्या करना है? इसका विद्युत अपघटन करना है। क्या करना है? विद्युत अपघटन। हमने आपको पढ़ाया था विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है? कोई बात नहीं, हम उसको समझा भी देंगे, ठीक है? विद्युत अपघटन जैसे करेंगे तो हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगा। जैसे देखो
NaCl, सोडियम क्लोराइड से हमको सोडियम निकालना है। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम निकालना है हमको। तो सोडियम क्या है? एक सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सोडियम एक सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो हमको इसको प्राप्त करना है। कैसे हमको सोडियम प्राप्त करना? सोडियम एक धातु है, तो इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कौन सा विधि करते हैं? कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। और जैसे विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे मित्रों, तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? सोडियम की प्राप्ति हो जाएगी। आई मेरी बात समझ? पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेंगे, इसके बाद एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। एक बात बताओ यार, मध्यम अभिक्रियाशील धातु हमने बताया था कि ये दो रूप में पाए जाते हैं। पहला कार्बोनेट अयस्क के रूप में, और दूसरा जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में। यानी कि अगर ये पृथ्वी पर पाए जाएंगे तो जैसे मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे हो गया जिंक, तो जिंक किस रूप में पाए जाएंगे? जिंक कार्बोनेट के रूप में पाए, ZnCO3 के रूप में पाए जाएंगे, और उससे हम लोग प्राप्ति करेंगे किसका? जो है जिंक की प्राप्ति करेंगे। उससे हम लोग किसकी प्राप्ति करेंगे? जिंक। या नहीं तो ये जिंक सल्फाइड ZnS के रूप में पाए जाएंगे, ये जिंक सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, और उससे हमको सिर्फ सल्फाइड को हटाकर हमको क्या लेना है? जिंक को लेना है। तो ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाएंगे उसमें एक विधि का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम लोग निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? निस्तापन। और जो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे उसमें एक विधि हम लोग करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं भर्जन। इसमें दोनों में गर्म करना होता है, एक ठो में ज्यादा गर्म करना पड़ता है और एक ठो में कम गर्म करना पड़ता है। तो ज्यादा गर्म करने वाले को अलग नाम है और कम गर्म करने वाले का अलग नाम है। समझ पा रहे मेरी बात को? और जब यहाँ रेड पेन का यूज करते हैं, अब जब निस्तापन और भर्जन करेंगे, जब निस्तापन और भर्जन करेंगे तो ये जो है, जो अयस्क है ना, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है, वो ससुरा धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। क्या बनेंगे? धातु ऑक्साइड। हम समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं कीजिएगा। जैसे ZnSO4, ZnS सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है। जिंक क्या है? मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसको हम लोग भर्जन करेंगे, इसको भर्जन करना है सल्फाइड के रूप में, तो भर्जन करेंगे, तो भर्जन करेंगे तो ये ससुरा जिंक ऑक्साइड ZnO के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, यानी कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड से हमको क्या हटाना है मित्रों? ऑक्सीजन को हटाना है। जिंक ऑक्साइड से हमको क्या हटाना है? ऑक्सीजन को हटाना है। तो यहां धातु का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना, यानी कि यहां जो है धातु में अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। और जब धातु में जब ऑक्सीजन को हटा देंगे, इसके बाद हमें क्या मिले जाए? शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। क्या होगी मित्रों? शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, निम्न अभिक्रियाशील धातु जो है उसमें क्या करना है कि जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातु में सोना आ गया, चांदी आ गया, ये सब निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु जो है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं मित्रों? सल्फाइड अयस्क के रूप में। और जब सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाएंगे तो वो ससुरे क्या हो जाएंगे? उसमें कौन विधि? भर्जन। भर्जन के बाद कौन सा होगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में चेंज होगा, फिर धातु का ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? ऑक्साइड में चेंज होने के बाद धातु में अपचयन होगा, और धातु में अपचयन होने के बाद वो शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये था हमारा प्रोसेस, यानी कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं का कैसे निष्कर्षण करते हैं। तो हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश किया। तो सबसे पहले अयस्क है, तो अयस्क किसे कहते हैं हमने बता दिया। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है अयस्क का सांद्रण। अब इस अयस्क के सांद्रण की कई विधि है, तो इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद देख लेंगे, अगर ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो अगला वीडियो में ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अयस्क का सांद्रण, यानी कि पहला जो प्रोसेस होता है अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क का सांद्रण मतलब होता है अयस्क से गंदगी को दूर करना। अयस्क को शुद्ध नहीं करना, बल्कि अयस्क में गंदगी को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और जो गंदगियां बाहरी बाहरी रहे ना, बड़ो बड़ो कंकड़ पत्थर नहीं रहे, बाहर में रहे, उसको दूर करते हैं, उसको अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं। पहला विधि हाथ से चुनकर, जो बड़का बड़का गंदगी होगा उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके चुनकर उसको साफ कर देंगे। समझ पा रहे? दूसरा जो प्रोसेस है वो गुरुत्वीय विधि या गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रवीय धावन विधि कहते हैं इसको। एकरा में क्या होता है ध्यान से समझिए। कुछ नहीं, गेहूं साफ किए,
छठ पूजा में क्या करता है, गेहूं को जब धोता है ना, तो उसमें क्या होता है कि गेहूं में जो डांट होता है, जो हल्का हल्का जो डांट होता है, वो ससुरा पानी, गेहूं को पानी में डाल देता है। जब पानी में डालता है तो जो हल्का हल्का जो गंदगी होता है वो गेहूं पानी के ऊपर आ जाता है, और जो फ्रेश जो गेहूं रहता है वो पानी के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी भी जो पानी में बालू, यानी अभी भी जो है गेहूं में बालू है, वो बालू अभी भी साफ नहीं हुआ। हम अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं, बारी बारी साफ कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वही विधि है गुरुतीय विधि। देखिए क्या लिखे, इस विधि द्वारा अयस्क को जल में डाल दिया जाता है। अयस्क को क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं, जिस कारण अशुद्धि जल में घुल जाती है। अशुद्धि क्या हो जाता है, जल में घुल जाती है, और धातु कहां हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, यानी कि गेहूं नीचे बैठ जाता है और गंदगी जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, छपला जाता है। देहाती भाषा में उसको बोलते हैं छपला जाना। इसमें अयस्क के कण उनमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होना चाहिए। यह विधि तभी होगा जब अयस्क का जो कण है ना, अयस्क का जो कण है ये भारी होगा, अशुद्धि से भारी होगा। अगर अशुद्धि भारी होगा तब तो यहां बैठ जाएगा, तब तो साफ ही नहीं होगा। इसमें एक भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए, समझ पा रहे? और इस विधि में कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? किस अयस्क को, कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है, साफ किया जाता है। फिर अगला विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। एकरा में क्या किया जाता है समझिए, तो इतना दिमाग लगाइए कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में किसको साफ किया जाएगा, लोहा को साफ किया जाएगा। लोहा क्यों? क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक आकर्षित कर लेता है। तो इस विधि में क्या करता है, धातु अयस्क को चूर्ण बना दिया जाता है। धातु अयस्क को क्या किया जाता है, पाउडर की तरह बना दिया जाता है, और पाउडर की तरह बनाकर उसको एक रोलर से गुजारता है। रोलर से, देखते हैं ना धान कूटने वाला जो मशीन होता था, ऐसे वो रोलर घूमता था, ऐसे ऐसे करके भड़भाड़ 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 ऐसे घूमता था। तो उसी रोलर पर जो घूमने वाला जो फीता नहीं रहता है, उसी रोलर पर, चुंबकीय रोलर पर गुजारा जाता है। और जब चुंबकीय रोलर पर गुजारा जाता है तो जितना भी जो अशुद्धि है, जो अशुद्धि यानी कि गैर चुंबकीय पदार्थ है, लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, और अशुद्धि जैसे कंकड़ पाथल है वो गैर चुंबकीय पदार्थ है, उसको जो है चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है। तो जितने भी गैर चुंबकीय पदार्थ है वो ससुरे वो रोलर से दूर गिर जाता है, और जितने भी चुंबकीय पदार्थ है ये जो है रोलर में चिपक जाता है। हम लिखे हैं यहाँ कि चुंबकीय रोलर से गुजारा जाता है। ये कैसा रोलर है, ये चुंबकीय रोलर है, और इसमें किसको गुजारेंगे, लोहा को, लोह चूर्ण को, लोहा के पाउडर को गुजारेंगे। जब लोहा के पाउडर को गुजारेंगे तो इसमें जितनी भी गंदगी होगा ये बाहर की तरफ फेंका जाएगा, और जो लोहा का चूर्ण होगा ये फीता में लटक जाएगा, और यहीं से एगो काछने वाला ऐसे पकड़ लेंगे, काछ लेंगे, इसको समझ पा रहे हैं, काछ लेंगे, इससे जो है लोहा का सांद्रण हो जाएगा। इसको कौन विधि बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और इस विधि वैसे अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है जब अयस्क और उसमें विद्यमान गंधि में कोई एक चुंबकीय हो। तो इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन है, लोहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? इस विधि से किसका सांद्रण किया जाता है, लोह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर हम लोग चौथा विधि को समझेंगे। देखिए अगला चौथा जो प्रोसेस है वो झाग या फैन पलावन विधि। फैन मतलब समझे, फैन, अरे साबुन जब लगाते हैं तब फैन होता है, वही फैन होगा, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, अयस्क के चूर्ण को, अयस्क को चूर लेते हैं, चूर्ण पाउडर बना लेते हैं, और इसको जल में डाल देते हैं। कहां डालते हैं, ये अयस्क का चूर्ण है, ठीक है, इसको हम लोग जल में डाल दिए, ठीक है। और जब जल में डाल देते हैं तो इसमें ऊपर से तारपीन का तेल डालते हैं। तारपीन का तेल इसलिए डालते हैं कि ये ज्यादा फैन बनाए, ज्यादा झाग बनाए। समझ पा रहे हैं? जब तारपीन का तेल डालेंगे और इसमें हवा डालेंगे, और जब हवा को डालेंगे, नहीं देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और उसमें पाउडर डालते हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं, निरमा जैसे हम लोग डालते हैं, तो उसको जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे घींटने लगते हैं तो उसमें झाग उत्पन्न होता है। तो उसी तरह हम लोग हवा ऊपर से डालेंगे, तो जब हवा वायु का तेज झोंका को डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जितने भी शुद्ध अयस्क हैं वो ससुरा झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और जितने भी अशुद्ध अयस्क हैं वो नीचे बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं फैन पलावन विधि। और इस फैन पलावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा जिंक, सीसा व तांबा के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। समझ पा रहे हैं? कौन से धातु का सांद्रण किया जाता है, जिंक, सीसा, तांबा
के अयस्क, तांबा के सल्फाइड अयस्क का, देखिए तांबा डायरेक्ट नहीं है, तांबा के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक बीकर लेना, बर्तन लेना है, अयस्क के चूर्ण को यानी कि जिंक को चूर लेंगे, पाउडर बना लेंगे, इसको पानी में डालेंगे और ऊपर से तारपीन का तेल डालेंगे और हवा का एकदम झोंका डालेंगे, बड़ा जोर से हवा डालेंगे। और जब हवा का झोंका डालेंगे तो इसमें फैन उत्पन्न होगा। फैन के साथ ये जो जिंक का जो महीन पतला कण है, ये फैन के साथ बाहर आ जाएगा, जबकि जो भारी भारी जो अशुद्धि है यानी कि जो गैंग है वो नीचे बैठ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इस विधि को हम लोग बोलते हैं झाग पलावन विधि या फैन पलावन विधि। अगला जो प्रोसेस है, ये जो 5वां प्रोसेस है, उसे हम लोग बोलते हैं निछालन या नहीं तो लीचिंग प्रोसेस। इसको ठेठ भाषा में समझिए। लीचिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, ये पृथ्वी का कोई जगह है, ऐसे ले लिए, और नीचे में क्या है, बड़े बड़े कण है, पत्थर है। ध्यान से समझिए, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े कण है, पत्थर, कंकड़ पत्थर है, और ऊपर में छोटे छोटे महीन कण है, महीन कण है, मिट्टी है। अब इसमें अगर पानी पड़ेगा तो ऑटोमेटिक होगा कि ये जो मिट्टी का जो कण है ये साइड हो जाएगा, और ये जो पत्थर है, जो बड़ा बड़ा कण है, वो क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप देखते नहीं है कि आप अगरी जानते हैं, जहां से आपका छत का जो मेन पानी निकलता है ना, पूरा जोर स्पीड से जहां निकलेगा, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी बालू या छोटे छोटे जो महीन कण होते हैं वो बह जाते हैं, और ये जो मोटा मोटा जो कण होता है या कंकड़ पत्थर होता है वो ससुरा बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस विधि को बोलते हैं निछालन। तो एक बात बता, वहां पानी जोर से गिरना चाहिए या धीरे गिरना चाहिए? वहां पानी जोर से गिरना चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा बारिश जो है केरल में होती है। तो सबसे ज्यादा निछालन की प्रक्रिया कहां होती है? केरल में होती है। अब हम इसको केमिस्ट्री में समझते हैं। कहता है कि इस विधि द्वारा जिसमें उपयुक्त घोलक में उपस्थित, घोलक की उपस्थिति में, एक घोल है उसकी उपस्थिति में अयस्क का घुलनशील विलयन प्राप्त किया है, और अशुद्धियां अघुलनशील रहती है, अशुद्धि घुलता नहीं है। गैंग को छानकर, मतलब जो अशुद्धि है उसको छानकर अलग कर देते हैं, पुनः धातु द्वारा विस्थापित कर घुलनशील धातु प्राप्त किया जाता है। अब जो अयस्क जितने भी अशुद्धि है उसको छानकर अलग कर देते हैं, मतलब धातु को विस्थापित कर अलग कर हम लोग घुलनशील धातु को प्राप्त कर लेते हैं, और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं लीचिंग विधि। और इस विधि द्वारा सिल्वर व सोना के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किस विधि द्वारा? निछालन विधि द्वारा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लीचिंग आपको अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग भूगोल में बेहतरीन ढंग से समझेंगे, एकदम पूरा विस्तार से हम लोग भूगोल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम अयस्क के सांद्रण के ही बारे में सिर्फ चर्चा किए। इसके बाद आ जाएगा अयस्क को सांद्रण कर दिए, इसके बाद देखिए इसमें धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्ग में बांटा जाएंगे, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। इसके बाद उसमें कौन कौन से प्रोसेस करेंगे, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, तो इस सब के बारे में हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।